तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, फर्स्ट है कि नीले तथा लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी FB तथा FR है, और इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी F, कैपिटल V तथा कैपिटल F और कैपिटल R है इस दिशा में। तो 31 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियाँ स्मॉल f कैपिटल B तथा स्मॉल f कैपिटल R है, तथा उनके इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरी कैपिटल FB और कैपिटल FR है इस दिशा में। ये स्मॉल f कैपिटल B स्मॉल f कैपिटल R और कैपिटल FB लेस देन क्या होगा? कैपिटल F और कैपिटल R, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक MaN+ और NBM- आयन उत्पन्न करता है। इस यौगिक का सूत्र, तो इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो ए ऑप्शन क्या होगा? AMBN हो जाएगा। ठीक है, AMBN हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है AMN+ में ए की संयोजकता क्या होगा? तो N+ होगा, और NBM- में बी की संयोजकता क्या होगा? तो M- होगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? ए ऑप्शन ग्लूकोज। पौधों में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहता है। जीव पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है। पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। फिर है कि कौन सा जो है भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ए ऑप्शन बायोमास। तो बायोमास भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ है जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। बायोमास में सूर्य से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती है जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होते हैं। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है लवास्तर, वाष्पमुख और उष्णोत्तर। फिर भूतापीय ऊर्जा वह है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। भूतापीय ऊर्जा रेडियोधर्मी क्षय तथा सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। लकड़ी जो है ये फसल तथा कृषि उद्योग के अपशिष्ट एवं पशु अपशिष्ट को ऊष्मा जो है रासायनिक क्रिया द्वारा जलाकर प्राप्त होने वाली ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप का प्रयोग करके जो है उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा जो है मुक्त होती है। इस तापीय विद्युत ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा लागत प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ जो है संपोषणीय और पर्यावरण के अनुकूल, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह प्लेट विवर्तनिक सीमाओं के निकट के क्षेत्रों तक सीमित है। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं? तो सी ऑप्शन, निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो फोटोट्रॉप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे 6CO2 + 12H2 क्लोरोफिल स्वरूप, और प्रकाश की उपस्थिति में ये C6H12O6 + 6O2 + 6H2O मुक्त करता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक: प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। CO2 की सांद्रता। कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता 300 से 400 ppm प्रकाश संश्लेषण के पर्याप्त है। तापमान। प्रकाश संश्लेषण के अच्छे से निष्पादन के लिए तापमान सीमा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। क्लोरोफिल का मैग्नीशियम आयन फोटोन ऊर्जा अवशोषण बढ़ाता है। कहता है इनमें से कौन सा जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त
जब बॉलवार्ड के निर्माण में किया जाता है? तो बी ऑप्शन जिप्सम। तो जिप्सम जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग जो है व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त बॉलवार्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जिसे CaSO4 इंटू 2H2 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, ये बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2 प्लस 3H2। जिप्सम के उपयोग, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह मिट्टी के कटाव को रोकता है, यह मिट्टी की संरचना में सुधार करता है, यह सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे जिंक आयरन आदि को संतुलित करता है। जिप्सम में अम्लीय मृदा को सुधारने की क्षमता होती है। जिप्सम के बने बॉलवार्ड उत्कृष्ट अग्नि प्रतिरोध होते हैं। डोलोमाइट का सूत्र CaCO3 MgCO3, चूना पत्थर का सूत्र भी CaCO3 है और बेराइट का सूत्र BSO4। कहता क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है? बी ऑप्शन सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है। जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन जो है मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, जिसे NaCl प्लस AgNO3 ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3। सिल्वर नाइट्रेट पानी में घुलनशील और गैर जो है हाइड्रोस्कोपिक होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट एक ऑक्सीकरण एजेंट है। कांच पर सिल्वर की परत चढ़ाकर दर्पण बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। सिल्वर की प्रतिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ करने पर सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है। मनुष्य के श्वसन के तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती? सी ऑप्शन उपास्थि बले। मनुष्य के श्वसन तंत्र में जो वायु की मात्रा कम होने पर उपास्थि बले उपस्थित श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती। उपास्थि का कार्य, यह जोड़ों को मुलायम बनाने में भी मदद करता है। यह लंबी हड्डियों के विकास वृद्धि के लिए आवश्यक है। उपास्थि शरीर के अन्य जो ऊतकों को जो आकार समर्थन और जो संरचना प्रदान करती हैं। कार्टिलेज जोड़ों में हड्डी की सतहों को भी चिकना करता है। शरीर में 3 अलग अलग प्रकार की उपास्थि होते हैं, जैसे हेलाइन उपास्थि, यह सभी जोड़ों की हड्डियों की रेखाबद्ध करता है। लोचदार उपास्थि, यह उपस्थित कान और स्वर यंत्र में देखी जाती है। फाइब्रो कार्टिलेज, यह रीढ़ की हड्डी में इंटरटेबल डिस्क में पाया जाता है। नेक्स्ट, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन एक जो है पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले जो है स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? 39 का होगा ए गोपीचंद धोटापुरा। तो देखिए ब्लू ओरिजिन में NS-25 मिशन के पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री गोपीचंद धोटापुरा बने हैं। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय गोपीचंद धोटापुरा बने हैं। गोपीचंद धोटापुरा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से है। नेक्स्ट है कि 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया है? ए ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल। नेक्स्ट है कि भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? 41 का सी। तो देखिए भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके जो है अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक डेयरी सहकारी संस्था है जो गुजरात के आनंद में स्थित है। इसकी स्थापना साल 1946 में की गई थी। कहता कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया? 42 का ए यानी क्रिस ब्राउन। तो
देखिए यहाँ पे ब्रिटिश खोजकर्ता क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु निमो पॉइंट है। पॉइंट निमो प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक जगह का नाम है। फिर है कि किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? ई ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए बिहार राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया। नीतीश डिवाइस का पूर्ण रूप है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम जो है किसके नाम पर रखा है? 44 का बी, तो प्रो देवेंद्र लाल। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक जो है क्रेटर का नाम अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के पूर्व निदेशक प्रो देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। PRL की सिफारिश के पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के गड्ढों यानी क्रेटर को लाल क्रेटर, ठीक है, मुर्शान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर के नाम देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नुरशान और हिल्सा क्रमशः उत्तर प्रदेश और बिहार के एक कस्बे का नाम है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया है? 45 का बी, सिल्वर नाइट्रेट। तो लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली जो अमिट स्याही सिल्वर नाइट्रेट के प्रयोग से तैयार किया गया है। सिल्वर नाइट्रेट युक्त स्याही बैगनी प्रकाश के तरह दिखाई देती है। 72 घंटों तक साबुन और तरल पदार्थों का प्रतिरोध करती है। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक होगा। बिहार में लोकसभा की कुल लोकसभा सीट 40। नेक्स्ट है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 को जो है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? ए ऑप्शन, थाईलैंड। तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह थाईलैंड देश से संबंधित है। वर्ष 2024 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड के विजेता कर्मा फुत्सो भूटान, गुयेन थिक नोक वियतनाम, फरवीना फरहीन इंडोनेशिया, हायाओ मियाजाकी जापान और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब शामिल हुए? सी 1929। तो जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए। लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पटना में काम और पढ़ाई साथ करना शुरू कर दिया। उसी वर्ष उनका विवाह प्रभावती से हो गया। अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने के राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो आह्वान पर उन्होंने अपनी परीक्षा से मुश्किल 20 दिन पहले पटना कॉलेज छोड़ दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित कॉलेज बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए थे। फिर कि अपनी पत्नी प्रभावती को देखिए यहाँ पे अपनी पत्नी प्रभावती को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण 1922 में बर्कले विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए जहाज़ पर सवार होकर कैलिफोर्निया चले गए। वो विदेश में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे 1929 में भारत लौटे तो उनके विचारों पर कार्ल मार्क्स का स्पष्ट प्रभाव था। भारत वापस आते समय उन्होंने लंदन और भारत में कई कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की और उनसे भारत की स्वतंत्रता और क्रांति के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1932 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया और नासिक जेल में कारावास के दौरान वह जो राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, सीके नारायण स्वामी और अन्य नेताओं के निकट संपर्क में आए। बिहार समाजवादी पार्टी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और सत्ता की राजनीति से अलग रहे। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण के अधिक महत्वपूर्ण जो है सामने आए।
जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तब उन्होंने राम मोहन लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ चल रहे आंदोलन की कमान संभाली। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वे 9 नवंबर 1942 में दिवाली के रात्रि में हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागने में सफल रहे। उन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार और मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कथा 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो बी ऑप्शन, बारदोली में। तो 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। सूरत के बारदोली से किसान ने लगान वृद्धि के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, क्योंकि 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दर 22% तक बढ़ा दिया। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ी कर की दर का विरोध किया तथा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सरदार पटेल को आमंत्रित किया। सरदार पटेल ने किसानों से तब तक लगान न देने को अनुरोध किया जब तक कि सरकार अपनी लगान वृद्धि की दर वापस न ले ले। सरकार ने मामले की जांच हेतु समिति गठित की, जिसमें 2 अधिकारी मैक्सवेल और ब्लूमफील्ड थे। सरकार ने लगान दर 22% से घटाकर 6.03 कर दिया तथा लंदन से प्रकाशित न्यू स्टेट्समैन ने अपने अंक में लिखा, जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है, इससे परिणाम दूरगामी होंगे। बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। बारदोली आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें कस्तूरबा गांधी, मनीबेन पटेल, मिट्ठूबेन, भक्तिबा, शारदा बेन प्रमुख रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गाँव में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था? 49 का सी 85%। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग 85% ज़्यादातर गाँव में रहता था और कृषि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था। कहता कि वर्ष 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था, जो 2022-23 से घटकर 20% कम हो गई है। फिर वर्तमान में GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। नेक्स्ट है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक खाली स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। 50 का बी। तो देखिए, माना जाता है कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किए। फिर है कि डुंगेश्वरी गुफा, जिन्हें महाकाल गुफा मंदिर नाम से भी जाना जाता है, जो बोध गया से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित, जहां संभवतः बुद्ध 6 वर्षों तक तपस्या किया और सुजाता नामक महिला से भोजन ग्रहण किया। वैशाली के समीप इसकी भेंट सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक राजपूत से हुई है। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति है। महात्मा बुद्ध का दिया गया प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ जब बचपन में कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई? तो अगस्त 1932 में। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा अगस्त 1932 को की गई। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा के समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन का 1931-1936 कार्यकाल चल रहा था। पूना पैक्ट पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। फिर है
कि भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में पास हुआ। फिर लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस में बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा ने की थी। 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप जो है स्थापित किए गए थे। कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं था? तो ए ऑप्शन श्री रामपुर कॉलेज। तो भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। श्री रामपुर कॉलेज का जो है उस संस्थान में नहीं था। फिर श्री रामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 3 बैप्टिस्ट मिशन पदों द्वारा की गई। 1818 में सबसे पहले बंगाली समाचार पत्र यहाँ से जारी किए गए थे। जामिया जो है मिलिया इस्लामिया 29 अक्टूबर 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था। गुजरात जो है विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने 18 अक्टूबर 1920 में हुई। काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई थी। कहता है कि कौन जो है क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? तो भगत सिंह। तो भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह, छबील दास एवं यशपाल थे, जो 1926 में लाहौर में किया गया था। नौजवान सभा के स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य भारत के युवाओं के राष्ट्रीय गौरव एवं देशभक्ति की भावना को जागृत करना तथा भारत में स्वराज एवं स्वशासन की स्थापना करना। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 के बाद जो है भूमिगत होकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? सी। तो पादरी की हवेली। बिहार का सबसे पुराना जो है गिरजाघर पादरी की हवेली है। जब रोमन कैथोलिक बिहार पहुंचे तो उन्होंने 1713 में एक छोटे से चर्च का निर्माण किए, जिसे पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। वास्तुकार टीरेटो ने 1772 में मौजूद गिरजाघर को फिर से डिजाइन किया था। फिर है कि सेंट ल्यूक चर्च बिहार के दानापुर में स्थित है, और सेंट ल्यूक चर्च जो है श्रीनगर में भी स्थित है। इसे कश्मीर का प्रथम चर्च माना जाता है। सेंट स्टीफेंस चर्च बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च जो है एक सेंट फ्रांसिस कोच्चि में। सभी घरों की छतों पर वर्षा का जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य ए तमिलनाडु। सभी घरों को छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। वर्षा जल संग्रहण का सामान्य जो अर्थ वर्षा के जल को एकत्रित करने से है, और विशेष अर्थों में भूमिगत जल के पुनर्भरण की तकनीक से है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित जो गंडाथूर गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता की पूर्ति के छत के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है। फिर है कि महाराष्ट्र में अहमदनगर में जिले में जो हरालेगन सिद्धि एक छोटा सा गांव है, वहाँ पूरे देश में जल संभर विकास का एक आदर्श उदाहरण है। पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य। कहता उत्तर पूर्वी पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों अंडमान निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान ओडिशा, हिमालय की तलहटी, ठीक है, भाबर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती हैं? ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है 250 सेंटीमीटर से अधिक होती हैं तथा औसतन वार्षिक वर्षा 22 डिग्री से अधिक एवं शुष्क जो है मौसम अल्प जो है अवधि के लिए होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है सदापर्णी वनस्पति भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत हिमालय श्रेणी में शिवालिका के गिरिधपाद एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा क्षेत्र हैं।
शुष्क पर्णपाती वनस्पति मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तरी गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, दक्षिण पंजाब, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिम बिहार आदि में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता कौन सा जीव जो है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है? सी, चिंकारा। तो चिंकारा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में, बैतूल जिले और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1999 में की गई। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे 1881 में स्थापित किया गया। कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी से लेकर सिक्किम में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जंगल को बारहसिंगा, संतथा और स्लोथ भालू के लिए जाना जाता है। कहता कौन सी नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती हैं और सांगली से गुजरात होते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला दीवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हैं? तो ये ऑप्शन कृष्णा। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती हैं और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला दीवी बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। यह नदी जो है दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा एवं दूधगंगा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन आंध्र प्रदेश एवं अलमाटी बांध कर्नाटक निर्मित किए गए हैं। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। ताप्ती जो है पश्चिम घाट में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। देखिए कहता है कि प्रवासी पक्षी जो है दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? तो जलवायु में परिवर्तन। प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा जलवायु में परिवर्तन के कारण करते हैं। प्रवासी पक्षी जो है दूर देशों की यात्रा भोजन, आश्रय, जलवायु अनुकूलतम और प्रजनन की तलाश में करते हैं। प्रवासी पक्षी उदाहरणों में शामिल है फ्लेमिंगो, कोयल, ब्लैक क्राउन नाइट हेरॉन, एशियन कोयल। सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जलरंक, वजन 15 ग्राम से कम है। आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रत्येक सर्दियों में साइबेरिया सारस, पिंटेल बत्तख, घोमरा, चकवा एवं लालसर बत्तख जिसे विलुप्तप्राय पक्षी या प्रवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होता है? सी, नर्मदा। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले के वराही नदी पर जो है स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में प्रवाहित इंद्रावती नदी पर अवस्थित इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात की उपमा प्रदान की गई है। भारत के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति क्षेत्र में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो देखिए भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस है। ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री से अधिक होता है। इस वनस्पति क्षेत्रों में रोजवुड, महोगनी, एबनी, एनी इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वन जो उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उष्ण शुष्क कटिबंधीय वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर तक होती हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के दिशा परिवर्तन एवं बाढ़ की प्रवृत्ति के कारण ही इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी का उद्गम हिमालय या तिब्बत, नेपाल क्षेत्र में होता है। कोसी की सहायक नदियाँ अरुण, दूध, कोसी,
तमोर आदि हैं। ऊपरी भाग में इसे अरुण कहा जाता है। यह कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिलता है। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में करनाली कहा जाता है। और घाघरा की सहायक नदी जो है ये ताप्ती, शारदा आदि। फिर सोन नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चल विवाद है। कहता है कि नंदनी का घर स्कूल से इतना किलोमीटर, वह कुछ पैदल चलती है इतना से, तो बस द्वारा तय की गई दूरी होगा 9/10 - 1/2, यानी कितना होगा, तो 2/5, यानी ऑप्शन नंबर ई कितना होगा, 2/5। कहता एक आदमी 80 रुपया में कुछ किताबें खरीदता है। यदि उतने ही रुपया में उसने 4 किताबें और खरीदी, 80 रुपया में कुछ खरीदता है, उतने ही रुपया में 4 अधिक खरीदता, तो कहता 1 रुपया कम मिलता। ठीक, सॉल्व कीजिए। एक्स का मान 16। फिर कहता एक नाव जो है, एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि नाव ऊर्ध्व प्रवाह में 12 किलोमीटर एवं अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर जाने में कुल समय इतना लगता है। तो मान लीजिए कुल दूरी 12 है और कहता है कि 12 किलोमीटर शांत जल में नाव की चाल दे दिया गया है और ये जाता है ऊर्ध्व प्रवाह, यानी 12 - x, और अनुप्रवाह में कितना जाता है, तो 12 किलोमीटर जाता है। तो ये हो जाएगा 12 + x। इसका अंतर कितना है, तो 2 सही 40/60 मिनट में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है सॉल्व कीजिए और यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, x का मान 6, यानी 6 किलोमीटर, ए ऑप्शन। देखिए कहता है ए यदि 3 बिंदु दे दिया गया, ए बी बराबर ए सी है। ठीक है, 3 बिंदु है इस तरह से, ए बी और सी, और ए बी बराबर ए सी है, तो क्या होगा, x2 ए का है 6 - 1, और देखिए बी कितना है 1 3, सी है 21 और 8, तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा x2 - x1, यानी 5 का स्क्वायर 25, प्लस y2 - y1, यानी 16, बराबर k - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से k का मान निकल जाएगा -3 और 5, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहता है कि समीकरण इतना बराबर 0 का एक मूल 2 है। दूसरा मूल, तो दूसरा मूल कैसे होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। और मान के चलिए पहला मूल अल्फ़ा का मान यदि 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, बीटा का मान कितना होगा, -1/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कहता 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाली एक परिवार की औसत आयु कितना है, 19 है। इस परिवार में एक बच्ची को शामिल करने से परिवार की औसत आयु 8 वर्ष की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो जाती है। औसत आयु 8 वर्ष की तुलना में 4 वर्ष अधिक हो गई। ठीक है, तो औसत कितना, पहले 19, अब 4 अधिक होगा, तो कितना हो जाएगा, 23। तो बच्ची की आयु, तो यहाँ पे बच्ची की आयु आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यानी तो आप ऐसा कीजिए कि 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों की औसत आयु कितना होगा, 19 × 4, 19 × 4, यानी 19 चौक कितना होगा, 76। ठीक है, ये 8 वर्ष पूर्व है और 4 सदस्यों का, तो वर्तमान में होगा 8 × 4 प्लस इस 76 में आपको 8 × 4 यानी 8 चौक 32 ऐड करना होगा वर्तमान में, तो 6 × 2 = 8, 7 × 3 = 10, वर्तमान में कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक सदस्य और शामिल होता है, एक बच्ची, तो टोटल सदस्य हो गया 5। ठीक है, इसका औसत जो है 4 वर्ष क्या होता है, अधिक होता है 8 वर्ष पूर्व की तुलना में। 19 है तो 4 ज़्यादा होगा, यानी 5 × 23, 5 × 15, 3 × 6 कितना हो गया, तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए 23 × 5, 5 × 15, 5 × 10 = 11, 115। 115 में से 108 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे देखिए 80 जो है, 80 आपको दे दिया गया है 12। ठीक है, 80 है 12 और ए बी है 5, ए बी पूरे कितना है, 5 है, आपको निकालना है सी टी। ठीक, तो देखिए ये पूरा 5, ये 12, 5 12 13, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 13, चूँकि ये 90 डिग्री है। ठीक,
अब यदि ये 13 होगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो BT निकल गया 13, तो AT क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए AT स्क्वायर बराबर क्या होता है, AT स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पे CT गुना में BT, ठीक है। तो AT स्क्वायर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है, AT स्क्वायर बराबर होगा पूरा गुने अधूरा, ठीक। तो AT कितना है 12 के स्क्वायर 144 बराबर CT, आपको CT का मान निकालना है, तो CT गुने BT पूरा कितना है 13 गुने 13, तो यहाँ से CT का मान निकल जाएगा 144/13 यानी 11.07। ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट कहता एक समद्विबाहु त्रिभुज दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई इतना है। तो एक समद्विबाहु ABC, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, समद्विबाहु है तो ये कौन बराबर होगा, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब कहता है कि आधार की लंबाई, यहाँ से यदि आप लंब डालते हैं तो आधार की लंबाई यदि 8 है तो ये 4 होगा, ठीक। तो ये कितना होगा, तो देखिए तो ये होगा 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आपको कह रहा है क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने आधार पूरे 8 इंटू ऊंचाई, तो 4 4 12, ऑप्शन नंबर C। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर